नमस्कार। जब भी भारत में यूरोपीय शक्तियों की बात होती है तो जहन में सबसे पहले अंग्रेजों का नाम आता है। लेकिन एक और बड़ी ताकत थी जिसने यहां अपने कहानी लिखी थी, और वो अंग्रेज नहीं थे। आज हम उन्हीं की कहानी समझेंगे। तो ये कौन थे? ये थे डच। चलिए, इतिहास के इस दिलचस्प लेकिन शायद कुछ भूले बिसरे अध्याय में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे डच लोग भारत आए, उन्होंने अपनी जगह बनाई और फिर कैसे वो यहां से चले गए। तो ये कहानी शुरू होती है 17वीं सदी की शुरुआत में। एक ऐसी ट्रेडिंग कंपनी बनती है जो कह सकते हैं कि सिर्फ नाम की ट्रेडिंग कंपनी थी। इसके इरादे कुछ और ही थे। वो साल था 1602। नीदरलैंड्स में कई छोटी मोटी ट्रेडिंग कंपनियां थीं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक हो जाएं, और फिर मिलकर उन्होंने बनाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यकीन मानिए, ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम था जिसने आने वाले वक्त में इतिहास का रुख ही बदल दिया। अब देखिए, ये कोई मामूली कंपनी नहीं थी। इसे सिर्फ व्यापार करने की इजाजत नहीं थी। इसे अपनी सेना रखने, युद्ध करने, दूसरे देशों से संधियां करने, जमीन पर कब्जा करने और तो और किले बनाने तक का अधिकार मिला हुआ था। मतलब एक तरह से ये कंपनी के भेस में एक छोटी मोटी सरकार ही थी। तो ऐसी जबरदस्त ताकत के साथ जब डच भारत पहुंचे तो उन्होंने बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया। आते ही उन्होंने तेजी से अपने पार पसारने शुरू कर दिए। सबसे पहले साल 1605 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री या कहिए ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित की। ये आज के आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर है, और बस यहीं से भारत में उनके व्यापार के एक नए दौर की शुरुआत हो गई। और ये तो बस शुरुआत थी। देखते ही देखते मसूलीपट्टनम की एक फैक्ट्री से उनका नेटवर्क पूरे भारत में फैल गया। कोरोमंडल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, हर अहम व्यापारिक जगह पर उनकी मौजूदगी हो गई। और दक्षिण भारत में तो उन्होंने नागपट्टिनम को अपना हेडक्वार्टर, अपना सबसे मजबूत गढ़ बना लिया। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। भारत के इस खेल में डच अकेले खिलाड़ी नहीं थे। एक और बड़ी ताकत धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी, और वो थे अंग्रेज। अब जाहिर है, जब दो बड़ी ताकतें एक ही जगह अपनी पकड़ बनाना चाहें तो टकराव तो होना ही था। ये जो टाइमलाइन है, ये हमें इन दोनों के बीच लगभग 50 साल के लंबे संघर्ष की एक झलक देती है। 1623 में अम्बोइना में एक भयानक हत्याकांड हुआ जिसने दुश्मनी को और बढ़ा दिया। फिर 1667 में एक समझौता भी हुआ जिसमें अंग्रेज इंडोनेशिया से हट गए, लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। 1672 से 74 के बीच तीसरा एंग्लो डच युद्ध छिड़ गया, जिसने सूरत और बॉम्बे के बीच के जरूरी व्यापारिक रास्तों को ठप कर दिया। तो आखिर ये लड़ाई थी किस चीज की? ये लड़ाई थी व्यापार की, मुनाफे की। उस जमाने में मसाले और काली मिर्च किसी सोने चांदी से कम नहीं थे, और इस पर डचों का दबदबा था। लेकिन सिर्फ यही नहीं, वो भारत से बड़ी मात्रा में बेहतरीन कपड़े, नील, अफीम और चावल जैसी चीजें भी पूरी दुनिया में बेच रहे थे। मतलब पैसा ही पैसा था। तो ये प्रतिद्वंदिता तो चल ही रही थी, लेकिन भारत की जमीन पर इसका निर्णायक मोड़ कब और कैसे आया, चलिए अब वो देखते हैं। एक साल, एक तारीख, जिसने सब कुछ बदल दिया। वो साल था 1759। ये वो साल है जिसने भारत में डचों के भविष्य पर, कह सकते हैं, एक तरह से ताला लगा दिया। जगह थी हुगली, बंगाल में। यहां हुई एक लड़ाई जिसे बैटल ऑफ हुगली कहते हैं। इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना ने डचों को ऐसी शिकस्त दी कि वो फिर कभी भारत में उस तरह से खड़े नहीं हो पाए। एक हार और भारत में उनकी सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो गई। अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, डच भी तो इतनी बड़ी ताकत थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज तो भारत में टिक गए और एक विशाल साम्राज्य बना लिया, लेकिन डच को यहां से जाना पड़ा? इसका जवाब ना उनकी सोच और उनकी प्लानिंग में छिपा है। देखिए, डच और अंग्रेज दोनों के भारत आने के मकसद में ही जमीन आसमान का फर्क था। ये एक वाक्य डचों की पूरी रणनीति को समझा देता है। उनकी पहली चिंता थी व्यापार करना, भारत में एक साम्राज्य बनाना नहीं। मतलब साफ है, उनका मेन फोकस था पैसा कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालना। उन्हें भारत की जमीन पर कब्जा करके राज करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उनके लिए असली सोने की खान, असली खजाना कहीं और था, और वो जगह थी इंडोनेशिया के मसाला द्वीप। भारत तो बस उस खजाने तक पहुंचने के रास्ते का एक अहम पड़ाव था। उनकी नजर हमेशा इंडोनेशिया पर रही, जहां से मसालों के व्यापार में उन्हें बेहिसाब मुनाफा हो रहा था। तो अगर पूरी कहानी को संक्षेप में देखें तो स्टेप 1, 1602 में डच एक जबरदस्त ताकत बनकर भारत आए। स्टेप 2, उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग नेटवर्क बनाया, लेकिन अंग्रेजों से उनकी जबरदस्त टक्कर चली।
स्टेप 3, 1759 में हुगली की निर्णायक लड़ाई में वो हार गए। और स्टेप 4, इसके बाद उन्होंने भारत से अपना ध्यान हटाकर पूरी तरह से अपने इंडोनेशियाई व्यापारिक साम्राज्य पर लगा दिया। तो चलिए जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर 1759 में हुगली की वो लड़ाई अंग्रेज नहीं बल्कि डच जीत जाते, तो आज भारत और पूरे एशिया का इतिहास कैसा होता? ये एक सवाल ही हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतिहास में कभी-कभी एक लड़ाई का नतीजा भी सदियों का भविष्य तय कर देता है।